So we are going to start with our first session, introducing our first eminent speaker, a humble humanologist from an Ayurveda practicing family, respected Vaidya Tapan Kumar sir, the fourth generation of over a century old tradition of Vaidyas. He humbly holds a capacity of 25 plus years of experience in the practice since 1987 till date. He completed his graduation from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, and MD from IPGT and RA. His areas of expertise lies in Ayurvedic medicines and surgery, pharmaceutical research and development, treatment of gastrointestinal disorders, oncological disorders, cardiological disorders, yoga therapy, as well as spiritual and mantra therapy. He has delivered various international lectures on management of diabetes, cancer care, cardiac alignments, and stress management using Ayurvedic medicines and yoga philosophy, including hypnosis. He has received Best Practitioner Award for Outstanding Ayurvedic Practice. Sir holds various posts at various trusts, professional houses, charitable organization, founder member, trustee, director, managing director, advisory board member, etc. Now I would like to request sir to please come forward and start this session. अगस्त कॉन के अगस्त सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरी सहेली संहिता आप सब लोगों को हाय करती है। हाय, थैंक यू। आज बात करनी है विकार नाम अकौशल्य। और ये मैं समझता हूं आप सब लोग जो अभी एकदम टीन्स में हैं, स्वीट 16s में हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम का है। आप जब ज़्यादा पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ोगे, तो उस वक्त आपको पढ़ाया जाएगा कि पढ़ो, खूब वहाँ पढ़ाई करो, संहिता को अध्याय टू अध्याय, श्लोक टू श्लोक, वाक्यशः अर्थशः वाक्यावयवशः, वो बहुत सारी चीजें आएगी, वो सब आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड में आए हैं, आए नहीं लाए गए हैं। हमारी तो पूरी कोशिश थी कि और कहीं पर मिल जाए तो जाऊंगा एडमिशन, इधर नहीं आऊंगा। फिर भी ये फील्ड हमको खींच के ले आया। इतना स्पेशल है हम। हमको डॉक्टर होने के लिए किसी एमबीबीएस के जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आराम से 12th में मजे करते करते डॉक्टर हो जाते हैं, है कि नहीं? 12th में क्या किया था वो तो मुझे मेरा पता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। बड़े मजे किए और फिर डॉक्टर बनेंगे। लेकिन उसके लिए जो यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बना है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते होंगे, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते, बड़ी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाते हैं। और आप जरूर पढ़िएगा, अच्छा पढ़िएगा। उनकी निगाहों में, उनकी असेसमेंट में सही उतरना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी भी है। लेकिन ये पहली बार
एक यमला पगला दीवाना आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ है, जो आज आप सब लोगों के साथ ये बताना चाहता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता। जिन लोग, हाँ और करो यार, मुझे दिखने चाहिए। आई वॉन्ट टू कन्वे समथिंग विद दिस वंडरफुल ऑडियंस। वो दिखे ही नहीं तो फिर मैं क्या हवा में अंधेरे में बातें करता रहूं? ये थोड़ा ही चलेगा। हाँ, तो अब मैं देख रहा हूं कितने शोणे शोणे वैद्य बैठे हैं। आवाज ऊपर करो और हाँ हाँ, वो तो जो निकलता है निकलेगा यार। आप ये फिल्म का शूटिंग थोड़े ही कर रहे हैं। मेरे कहने का बात यह है कि आज पहली बार मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित होके नहीं पढ़ने की बात करने आया हूं। कभी सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं देखा होगा, किसी ने बोला शायद ना हो। आपके पास संहिता होनी चाहिए, आपके पास सभी बुक्स और वो सब होना चाहिए। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आप सब लोगों के साथ ये बात करने आया हूं जो एक कबीर जी ने बताया है। कबीर जी नाम तो सुना होगा। हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। पढ़ने कितना है, पढ़ना कितना है? ढाई आखर प्रेम। इतना पढ़ लो सब आ जाता है। और ये जो उम्र है ना आप लोगों की, ये उम्र इसी की उम्र है। वो डेंचर पहन के थोड़े ही प्रेम करते हैं 60 के होके। यही एक टाइम है। सच बताऊं, किसी से कहना मत। हाँ, आप और मेरे बीच में संहिता और कोई नहीं। बस खूब मजा आएगा, मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और संहिताकार। तो आपको एक संहिता ऐसी होनी चाहिए आपके पास जिसको आपको पढ़ना नहीं है। हाय, ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं सर हमको। पढ़ते जाओ वही बोलते हैं। ये पहली बार ये पागल आदमी ऐसा आया सिरफिरा जो आपको कहता है कि आपके पास एक संहिता अपनी खुद की प्राइवेट वाली होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करने के लिए हो। और ये कबीर जी कहते हैं, इसलिए नहीं मैं कहता हूं, खुद संहिताकार कहता है। मेरी सहेली संहिता बोलती है। आप जो विद्वान होंगे उनको पता होगा, चरक संहिता के अंतिम अध्याय में संहिताकार कहते हैं, येषु द्वादश साहस्त्री हृदि तिष्ठति संहिता। कहां? हृदय में, दिल में रखना है। संहिता बोलती है कि मुझे दिल में रखो, दिमाग में नहीं। ये तो गार्बेज बॉक्स है, हार्ड डिस्क है ये तो, उससे कुछ नहीं होता। मुझे तो डेस्कटॉप पर रखो, डेस्कटॉप पर रखना है। लेकिन हार्ड डिस्क में लोड तो करनी पड़ेगी, उसके लिए वो पूर्वार्ध उत्तरार्ध वो सब उसकी परीक्षाएं वो सब करते रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये संहिता आपके
हृदय में रहनी चाहिए। अगर आप इसको हृदय में रखेंगे तो जब भी आप पेशेंट को छुएंगे, कहीं भी स्पर्श करेंगे, तुरंत आप संहिता के अंदर या पेशेंट के अंदर चले जाएंगे। आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, आतुरस्य अंतरात्मानं प्रविश्य यो न विशति रोगवित्। अंतरात्मा में प्रविष्ट करना है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, फिलोसॉफिकल नहीं, ये क्लिनिकल है। ये संहिताकार ने जो भी लिखा है उसमें एक भी शब्द फिलोसॉफी का नहीं है। आपको पढ़ाया वही जाएगा कि ये शब्द दार्शन है, दार्शनिक है, यहाँ सांख्य है, यहाँ वैशेषिक है, यहाँ न्याय। ओ बाबा बा, जान खा जाएंगे लोग। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यहां कोई दर्शन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। और दर्शन वाले करते कुछ नहीं। वो क्या बोलते हैं, कांशी जोड़ा, वो मंजीरे बजाने वाले होते हैं। हम मंजीरे वाले नहीं हैं। हमको डिजीज की बैंड बजानी होती है, मजीरे नहीं बजाने होते। धातु साम्य करना होता है। क्यों? धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। धातु साम्य इतना ही करना है, हम उतना ही कर सकते हैं। कितनी भी उठापटक कर लो, समदोष, समाग्नि, समधातु मलक क्रिया, इतना ही हम कर सकते हैं। बाकी सब कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन क्या करें, कहने सुनने की बातें करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस है, क्योंकि सीसीआईएम चाहती है, क्योंकि सीसीआईएम हमको डिग्री देने वाली है, या तो हमें गरज है, इसलिए बाकी का सब पढ़ना है। लेकिन जिनको प्यार करना आ गया, प्यार करना आता है, या जो प्यार करते हैं, वो फिर किसी से डरते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तो आप सब लोग, मैं आज ये प्रस्तावना के साथ मेरे टॉपिक की शुरुआत करता हूं। आपको लगेगा अरे बाप रे, प्रस्तावना में इतना लंबा चलाया, टॉपिक इतना आएगा। कहना कुछ खास नहीं है मेरे, कि आपको संहिता एक अलग से अपने पास रखनी है, उसको दिन में 3 बार पैशनेटली हग करना है, रात को सोते वक्त उसके साथ रख के सोना है। और जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को हग करते हैं, वही इंटेंसिटी और वही पैशन से इसको हग करो, वो अपनी हो जाएगी। वो लड़की या लड़का एक हग में जन्नत दिखाता है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है साहब। वो जन्नत दिखाएगी नहीं, जन्नत खड़ा कर देगी आप सब लोगों के लिए। इसके लिए आपको अलग से मरने की जरूरत नहीं, समझा? ये वाली चीज है। अब मुश्किल क्या है कि इसको समझाया जाता है, संहिता को या चरक को समझाया जाता है, अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज। फिर उसमें से निदान पढ़ाया जाता है, चिकित्साएं पढ़ाई जाती हैं, और वो धीरे धीरे इतना बोझिल हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, दूसरों की पता नहीं। मेरा तो जितना ज्यादा पढ़ा उतना मैं उसके बारे में सिंसियर हो गया। फिर ये सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या उसी को बोलते हैं जो आपको रिलैक्स करे, आपको लूज एकदम
कंफर्ट फील करे, ये विद्या होती है। तो क्या ये विद्या नहीं? अगर विद्या हो न होती तो 2500 साल थोड़ी ही चलती। फिर मैं सोचूं इतना पढ़ने से मैं बोझिल क्यों हो रहा हूं, बोर्डम क्यों लग रहा है, मैं ज्यादा सीरियस उल्लू जैसा हो गया, मेरे देख के लोग मेरे से डरे, ऐसा हो गया। और उस जमाना था जब मेरे को ऐसी सब बोझिल चीजें पूछने की या तो बोलने का मौका देते थे। कैंसर पर बोलो, हार्ट पर बोलो, नाड़ी पर बोलो। किसी ने कभी ये पूछा ही नहीं, किसी ने कभी मुझे ये बताया ही नहीं कि आप विद्या पर बोलो, मुक्ति पर बोलो, रिलैक्स्ड माइंड पर बोलो, स्टेटस ऑफ थॉटलेसनेस पर बोलो। ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। हार्ट के पेशेंट देखा करता था, उसकी ट्रीटमेंट करता रहता था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को थ्रोम्बोलाइज करता था। क्या कुछ नहीं पढ़ना पड़ता था, दुनिया भर की चीजें एकदम टिप ऑफ द टंग और एकदम रेडी रखना पड़ता था। फिर कैंसर में काम किया, उसमें भी बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती थी, काम करना पड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करते हुए पक गया मैं। जैसे फल पकता है तो ये सब झंझटों से अलग हो जाता है। उर्वारुकमिव बंधनान् मुक्तः। तो मैं छूट गया, पक गया। कब? जब मुझे ये पता चला, जब मैंने ये सोचा, या तो संहिताकार ने मेरे दिमाग में ये उतारा। संहिता ने मेरे को कहा कि मैंने कब कहा तू मेरे को पढ़? एक रेफरेंस मेरे को बताओ चरक संहिता में कहीं लिखा हो कि मेरे को पढ़ो। न सुश्रुत महाराज बोलते हैं कि मुझे पढ़ो। तो मैं पागल सा हो गया कि भाई ये इसने नहीं बोला कभी मुझे पढ़ो, तो मैं क्यों इतना पढ़ रहा हूं? तो फिर करना क्या है इसका? इतने 12,000 श्लोक हैं बोलते हैं, मैंने तो गिने नहीं कभी। उन्होंने लिखा है लास्ट में, येषु द्वादश शाहस्त्री, 12,000 श्लोक वाली ये संहिता है। अब आप ही बताओ, 12,000 श्लोक कब पढ़ोगे, कब याद करोगे, कब उसका इंटरप्रिटेशन सोचोगे, कब उसकी टीका पढ़ोगे, कब कब बूढ़े हो जाओगे। इसलिए संहिता ने बोला है कि एक शॉर्टकट है, स्मार्ट कट, शॉर्टकट भी नहीं। आजकल जमाना किसका है? हार्ड वर्क का नहीं है कि नहीं? स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करना है तो क्या करना है? जो आप सब लोग इस उम्र में, हाँ वही, इस उम्र में जो करते हो, या जो करना आता है, या जो करना भाता है, रादर वही करना है। क्या? अब आप बताओ, आपको क्या आता भाता है? वही इश्क। येषु द्वादश साहस्त्री हृदि तिष्ठति संहिता। चरक संहिताकार साफ बोलते हैं कि मुझे पढ़ो मत, और मुझे पढ़ोगे तो मुझे प्यार कब करोगे? बूढ़े हो क्या मेरे जैसे? नहीं रे बाबा, मुझे कितनी मुश्किल पड़ती है इसके साथ इश्क लड़ाने में। आप लोग बहुत अच्छी तरह लड़ा सकते हो, आप लोग बहुत अच्छी तरह इसके साथ पेश आ सकते हो। यही उम्र है, 5-10 साल बाद में तो फिर दाल चावल घासलेट शुरू हो जाएगा।
इसलिए मैं कहता हूं जब बीपीएल की स्टेटस में हो उस वक्त इश्क फरमा लो, बड़े काम की चीज है। अगर इस बोगस होती, अगर ये बकवास होती, अगर उसमें वो क्या बोलते हैं कस कस वाली चीज न होती तो कब की उखाड़ के फेंक देते हम, है कि नहीं? जो चीज कस वाली नहीं रहती या नहीं रहता हम ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन ये 2500 साल से किसी ने इससे ब्रेकअप नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनो, दिल में उतारो कि 2500 साल से कोई आदमी ने इसको गलत, झूठी, गंदी, बेकार नहीं कहा। उसने जो वात पित्त कफ का वो पता नहीं क्या बोलोगे उसको, जो भी डिंडक चलाया 2500 साल से, अभी तक कोई उसको समझ नहीं पाया। लेकिन फिर भी आज तक पता नहीं कितनी पीढ़ियां वैद्यों की खा पी के खप चुकी। सही बात है कि नहीं? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी ये वात पित्त कफ के चक्कर में, बड़े बड़े कॉलेजेस बने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने, इत्र बने, क्या कुछ नहीं बना। और सभी ने खाया पिया और मस्त रहे। आप सब लोगों को पता नहीं, क्यों कि आप नए हैं। मैं चौथी पीढ़ी हूं, कम से कम 300 साल से ये चरक संहिता 20-25 लोगों को, 20-25 वैद्यों को पूरी जिंदगी मौज से खिला पिला के देखो मेरी हालत ऐसा बनाती ही संहिता। हमारे ये ऑर्गेनाइजर हैं हमारे विलास जी के बेटे, कल उनको देखा होगा, आज शाम को भी देखेंगे। अभी आशु कहाँ गए? बाहर है। हाँ, वो आए तो देखना, वो भी चौथी पीढ़ी है, 400 साल से, 100 साल, 100-150 साल से वो भी खा पी रहे हैं, उनको भी देखना। अगर खा पी के मस्त रहना है, खुद को और आने वाली 2-4 पुश्तों को, पीढ़ियों को अगर खिला पिला के मस्त रखना है तो ये वात पित्त कफ ही है। अगर एक बाप एमबीबीएस क्लोरामफेनिकोल से एंट्रिक को ठीक करता है, ठीक कर करके जो पैसा कमाता है उसमें से उसके बेटे को एमबीबीएस बनाता है, तो उसका बेटा क्लोरामफेनिकोल को हाथ तक नहीं लगाता। ना रे बाबा ना, अम्बे मैं क्लोरामफेनिकोल नहीं होता तो एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो जाता है, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, तो वो यूज नहीं करता। जिसके बल पर उसके पिता ने उसको एमबीबीएस बनाया, उसको वो नहीं छूता। वो क्या 3 पीढ़ी तक खिलाएगा। जबकि आंवला अगर खट्टा है तो वो मुझे भी खट्टा लगा, मेरे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा को भी खट्टा लगा था, और मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को भी खट्टा लगेगा। ये आयुर्वेद की ये संहिता का ऑब्जर्वेशन इतना मजेदार है। अगर वायु लुक्खा है, रुक्ष है, तो वो था, है और रहेगा।
सोयम आयुर्वेदो शाश्वतः निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव। ऐसा आपको लगना चाहिए कि मेरे को आता है, बाकी ये सब कोई मायना नहीं रखता। अगर आप हग करते हैं तो ये सब कोई मायना नहीं रखता, लेकिन आपको लगना चाहिए, आयोजकों को भी लगना चाहिए कि हाँ ऐसे ही किसी एरे गेरे को उठा के नहीं लगा लिया, इसलिए थोड़े थोड़े श्लोक बोलता हूं। जब पागल था तब रट्टा मारा था, अब भी पागल तो हूं, लेकिन वो सब भूल गया, उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। पता नहीं, सच बताऊं, ये हेल्थ है ना, वो किस में से आती है? हील में से हेल्थ आता है। और हील क्या है? वो रुग्णता को ठीक करना, वो हील है। वो हील जो करता है वो हेल्थ है। ठीक बोला मैं? वाकई अगर जरूरत न हो तो ये भड़के बंद कर दो यार, आग बहुत जल रही, मुझे दिख नहीं रहे आप सब लोग। अब आपको जितना अच्छा दिखाना था तो देख लिया, आपका रिकॉर्ड हो गया, अब बात तो करने दो इन लोगों से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहां थे? हील, यस, ये हील में से हेल्थ बनता है। और आयुर्वेद उसको क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किस में से आता है? स्वस्थ में से। और स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व में स्थित, टू बी विद इन वन सेल्फ, अपने में होना, उसको स्वस्थ बोलते हैं। उस पर से स्वास्थ्य बनता है। अब बताओ, इसमें डिजीज की तो कोई बात ही नहीं है, और हम हेल्थ को डिजीज, हेल्थ को स्वास्थ्य बोलते रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय। अरे भाई, यहां तो समदोष, समाग्नि, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न, आत्मेंद्रिय मन, ये सब बातें हैं। यहां रोग को ठीक करने, संहिता इसलिए नहीं लिखी गई है कि रोगों को ठीक करने के लिए। रोग तो वो परेशान करने वाले होते हैं, न्यूशंस वैल्यू होती। आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगा तस्यापहर्तारम विघ्नभूता यदा रोग, ऐसा कुछ है ना। तो ये तो हर्डलसम है, कायम नहीं होने रहने वाले। ये हर्डल है तो वो पार निकाल दो, काम तो बहुत सारे और करने हैं। ये संहिताकार बोलता है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम मूलम, वहां ऐसा कुछ है, रोगा तस्यापहर्तारम। तो हमें पेशेंट को क्या करना है? डिजीज मुक्त नहीं करना है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन करना है। डिजीज कौन ठीक करता है? मालूम नहीं। कर्मजाहा रोगाहा कहते हैं, आपके कोई कर्म होंगे, उसके कारण आपको ये रोग हुआ है, आप कर्म फल को भुगत रहे हैं, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने खाया तो वो रस रक्त मांस मज्जा शुक्र बनेगा ही बनेगा, वात पित्त कफ, यहां तक आपका अधिकार है। यहां गया फिर आपके हाथ में कुछ नहीं। आपका ये कर्म, खाने का कर्म हुआ तो शुक्र तक वो भुगतना पड़ेगा। फिर ट्रीटमेंट क्यों करनी? नहीं करनी, ट्रीटमेंट की भी नहीं जाती, की भी नहीं सकते। अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो कर्म फल में डिस्काउंट देते हैं, जो ठीक नहीं है वो ब्याज के साथ वापस आएगा। इसलिए कितना भी ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट पर, डिजीज पर काबू पालो,
फिर वो दूसरा डिजीज पैदा हो जाता है, आप वहीं के वहीं। मैं जब पढ़ता था तब डायबिटीज बहुत बड़ा रोग था, स्मॉल वो इन्फेक्शियस डिजीज बहुत बड़ा रोग था। फिर धीरे 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 आप तक आते आते वो इन्फेक्शन पर तो वो काबू कर लिया, तो क्या करेंगे, तो फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ गए, वो भी किसी भी तरह निपटा लिया। तो अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ गए। मींस आप कितना भी काम करते रहो, आगे कोई ना कोई एक गधे के आगे गाजर लटकता ही रहता है और गधा दौड़ता ही रहता है। हम उनमें से नहीं है, हम वैद्य हैं। वी आर स्मार्ट पीपल, यू सी। हम गणपति हैं, समझे कि नहीं? कार्तिकेय कैसे पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के लिए दौड़ गए, गणपति ने क्या किया? मम्मी पापा का। That was the smart work. He is the first smart person of the world, I must say. गणपति। गणपति की 2 बीबियां हैं, नाम पता है? रिद्धि और सिद्धि। उनके 2 बेटे हैं, लाभ शुभ। अब ये किसको नहीं चाहिए? आप में से बताओ, किसको रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ नहीं चाहिए? 2-2 का स्कोप है। स्मार्ट वर्क करो, समझे? तो गणपति होंगे, और हम सब लोग स्मार्ट वर्कर्स हैं। उन लोगों को, एमबीबीएस वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, पता नहीं कितने चूहे मारने पड़ते, कितनी बिल्लियां मारते हैं, तब जाके एक डिजीज का एक एंटीबायोटिक मिलता है। वो भी 10 साल से ज्यादा काम नहीं करता, फिर दोबारा सब झेलना पड़ता है। और हमारे यहाँ च्यवनप्राश 2500 साल पहले जो लिखा वही अभी चल रहा है, और 2500 साल भी वही चलेगा, है कि नहीं? और ये फैक्ट्स हैं, आपके साथ फैक्ट्स बता रहा हूं। तो जो परमानेंट है उसको पकड़ के चले, या फिर वो हर 10 साल में वो नहीं, गलत है, वो उसको पकड़ के चले। ये है हमारी स्पेशलिटी। और इन दैट सेंस आई वांट टू कन्वे टू दिस वंडरफुल यंग यूथ दैट लेट अस बी स्मार्ट वर्कर्स। स्मार्ट होना है, और स्मार्ट होगे तो आपके पास रिद्धि सिद्धि आएगी, तो आपका लाभ होगा, आपका शुभ होगा। और ये सब कौन करेगी? संहिता। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या सा संहिता। जिसका सीधा अर्थ बोला भाला यही होता है कि जिसको उसके आश्रित का अच्छा करने से सिवा और कुछ आता ही नहीं, वो संहिता है। आपने कभी सुना हैरिसन संहिता, डेविडसन संहिता? नो, वो टेक्स्ट बुक्स ऑफ मेडिसिन है। दे कैनॉट एफोर्ड टू बी ए संहिता। वो तो चरक होता है जो अपनी संहिता बनाता है, वो तो सुश्रुत होता है जो अपनी संहिता बनाता है, वो वाग्भट होता है जो संहिता बनाता है। इसको टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन बोलोगे? है, बात करते हो, ये संहिता है, इसको सहेली बनाना है। कैसे बनाते हैं सहेली? अब वो मैं थोड़े ही आपको बताऊं, उसके तो कोचिंग क्लास खोलो, इतने सॉलिड हो।
लेकिन सहलाने से सहेली बनती है। परिभाषा, इटमियोलॉजी, सहलाने से सहेली बनती है। बनती है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, तो सहलाओ ना। कहां पैसा बैठा? एक ही बात, तो वन टाइम खर्चा है, रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ता, कॉफी भी नहीं पीनी। बल्ले बल्ले करा देती। मैंने 10 साल से ये किया है, सहलाना, साथ में रखना, अपनी बना के रखना। तो अगस्त कॉन में मुझे अहमदाबाद से गोवा तक लोग बुलाते हैं, और आप सब लोग पूरी भारत में से कहां से आते हैं। ये संहिता का पावर है, ये संहिता का कंट्रीब्यूशन है। हम सब लोगों को इससे ये प्रेरणा लेना है कि हमें संहिता को अपनी बनाना है। अब विकार नाम, किसी डिजीज का नाम देके, ज्वर को मैंने ठीक किया, प्रमेह को मैंने ठीक किया, रक्त पित्त को मैंने ठीक किया। अगर आपने ये किया तो फिर जिधर से सोना, चांदी, जवेरात लेके जा सकते थे, वहीं से आपने कंकड़ पत्थर बीने, ऐसा मैं तो समझता हूं। विकार नाम अकुशल हो जाना है। इन्फेक्शन, डायबिटीज, वो एबीसीडियां होती हैं, पीसीओडी, एचडी, क्या है, ऐसा कुछ होता, ऐसी बहुत सारी एबीसीडियां चलती। जितनी एबीसीडियां आपको बोलने आए उतना आपको, ओहो हो, इसको तो बहुत एबीसीडी आती। लोग आपसे सोशल डिस्टेंसिंग रखते। मैं संहिता को प्यार करता हूं, सब लोग मेरे पास आते हैं, सेल्फी लेते संहिता के साथ। आपको क्या चाहिए? लोग आपके पास आए वो, या अपना वाहन 10 फुट दूर रखो, क्योंकि ये तो एबीसीडी बोलने वाले हैं। नहीं रे बाबा, किसी भी विकार का नाम न लेने में मास्टर हो जाओ। मेरी संहिता भी यही कहती है, विकार नाम अकुशल हो जाओ। पता नहीं, हम उल्टा ही करते हैं, जो ये बोलता है उससे उल्टा ही करते हैं, विकार नाम कुशल हो जाते हैं। I had a patient of Takayasu syndrome, Moyamoya tumor, Krukenberg's tumor, yeah. ILD के पेशेंट्स में बहुत मुश्किल होता है, वाता पित्ता कफा बैलेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट। यू सी, जितना ज्यादा विकार में कुशल हो जाते हैं, विकार के नाम में कुशल हो जाते हैं, विल्स डिजीज, विलियम्स ट्यूमर, विपल्स सर्जरी, क्या विकार नाम कुशल नहीं होना है, और अपन वही काम करते, विकार नाम कुशल होते, बड़े बड़े नाम देते हैं। ये एबीसीडी नहीं बोलते तो फिर वो आयुर्वेद का बोलते। वो क्या है, व्यानावृत तपान में मैंने ये देखा है, बस ये व्यानावृत तपान बोलो तो भी सब लोग डर जाएंगे, वो 10 फुट दूर रहेंगे। कुछ भी कर लो, अतत्व विनिवेश के पेशेंट्स आते तो फिर बहुत परेशानी होती है। ऐसा बोलो, विकार का नाम बड़ा बड़ा करके बोलो, तो उसमें पता नहीं लोगों को बड़ा मजा आता है, दूर रहते हैं हमसे।
मुझे तो वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप सब लोगों की इंटीमेसी चाहिए। मैं तो चाहूं कि आप सब लोग मेरे पास आए, मेरे दिल में बसे, जहां आपको मेरी सहेली मिले, संहिता मिले, सुकून मिले, सम्यक हित हो। ये मैं चाहता हूं और ये मेरा आज आप सबले से मैसेज है कि विकार नाम अकुशल हो जाओ। तो फिर करेंगे क्या साहब? खाना पीना तो उसी पर चलता है। नहीं, मेरा चलता है ना बिना विकार नाम दिए बगैर। एक जमाना था पागलपन किया, बड़े बड़े डिजीज पर बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन फिर इतना सारा काम हो गया ना कि फिर वो छूट गई। एक बंदे को 5 करोड़ की लॉटरी लगी, तो वो 70 साल का था। तो उसके बेटों ने सोचा कि यार कहीं इनको बोला कि आपको 5 करोड़ की लॉटरी लग गई और डूब करके टपक गया तो बहुत चिंता में पड़ गए कि यार इनको बताएं कैसे, और बताएं नहीं तो वो साइन न करे तो वो पैसे ना आए। तो उनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उनको बोला कि आप उनके अच्छे दोस्त हैं, आप ही कुछ उसके साथ ऐसी बात करिए कि वो तकलीफ में ना आए और अटैक वैटक ना आए और फिर वो ठीक से समझ जाए। तो वो भी बोले हाँ चलो मैं ट्राई करता हूं। तो एक दिन आए, बैठे, चाय वाय पी, अरे हाँ चाय, ये भाई चाय लाओ चाय। हाँ, संहिता ने बोला है थोड़ी बात करो फिर भवंती छात्र, यहां चाय पीनी पड़ेगी। मैं क्या करूं, मैं तो वो जो सहेली बोलती है उसको फॉलो करता हूं। तो अब उतर गई, लाओ भाई, यहां तो चाय से ही चलाएंगे और क्या। कहने का बात यह है कि वो दोस्त आया, बैठे बैठे चाय पीते पीते बात किया, यार मैं सोचता हूं तेरे को 5,000 रुपया दे दूं। वो बूढ़े ने बोला हाँ दे दे, दोस्त हो, तुम्हें मन करे तो ले लूंगा। चल मैं सोचता हूं 50,000 देता हूं। वो बोला चढ़ गई क्या, चाय ही पिलाई थी। तो बोले नहीं चल 5 लाख देता हूं। अब वो बूढ़े को लगा कि सही में ये सठिया गया है, तो वो हंसने लगा। तो फिर बोला 50 लाख दूं तो? फिर उसने एक झापड़ मारी, उल्लू दे पट्टे, इतनी बार गए हो? झापड़ खा के बोला नहीं यार चल तेरे को 1 करोड़ देता हूं। तो वो जिसकी 5 करोड़ की लगी थी उसको इतना हंसी आई, उसने बोला अगर मेरे को तू 1 करोड़ देता है ना तो उसमें से 50 लाख तुमको वापस करूंगा। वो बंदे को उधर अटैक आके मर गया। ये मेरे साथ हुआ है। कैरियर शुरू की कैंसर में, तो 10-15 पेशेंट देखे सदगुरु के सानिध्य में। ऑफ कोर्स सदगुरु के बगैर तो कुछ होता नहीं। इधर से मैं मेरे सदगुरु को इंट्रोड्यूस करता हूं आप सबको, मैं दिल में रखता हूं, बोलता हूं ना, संहिता और सदगुरु मेरे पास में ही रहते हैं। तो इनके पास बैठ के मैंने जब 4-5 पेशेंट्स देखे कैंसर के, तो मैंने सोचा यार इंटरेस्टिंग है ये ब्रांच। फिर ऐसे करते करते 500 पेशेंट देख लिए।
तो मेरे को लगा यार ये कैरियर अच्छी है, इसमें अपना कैरियर अच्छा बन सकता है। फिर 5,000 पेशेंट देखे, तब तो मेरे को लगा बस नेक्स्ट नोबेल तो मेरा ही होना है। ए भाई चाय। तो फिर 10,000 पेशेंट हो गए, फिर तो हवा में उड़ रहा मैं। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे कल। और ऐसे ऐसे करते करते 25,000 हो गए। फिर सोचा नहीं यार, इसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं सोच रहा हूं ये नहीं, कुछ और है। ये सोचते सोचते 30,000 हो गए, 35,000 हो गए। अभी कल आप सब लोगों को मिलने के लिए ओपीडी में से उठा, तब जो लास्ट पेशेंट देखा था वो 38,300 समथिंग का था। अब ये आप खुश होते हैं, लेकिन मेरी हालत सोचो, वो 5 करोड़ वाला हाला हो गया। मैं चुप हो गया। कोई पूछे कैंसर, सॉरी मुझे कुछ नहीं आता। 500 पेशेंट देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ आता है, लेकिन जब वो 25,000 तक या 30,000 तक पहुंचता है, फिर आप चुप हो जाते हैं। फिर आप अलग तरीके से सोचते हैं, और वो जो अलग तरीके का सोचना हुआ वो मुझे आप सब लोगों तक खींच के लाया। आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी बाद में प्रैक्टिस करें ना, तो कभी किसी लॉजी की प्रैक्टिस मत करिएगा। कार्डियोलॉजी की मैंने पागलपन किया, ऑन्कोलॉजी का मैंने पागलपन किया, पंचकर्म का मैंने पागलपन किया, ज्वर का मैंने पागलपन किया। ऐसी ऐसी संप्राप्तियां बनाई जो 5 में सटीक बैठे और 50 में झूठी साबित हो। अपना ही बनाया हुआ महल बिखर जाए। फिर सोचा कि यार ये क्या गड़बड़ है। और जितना ज्यादा काम करो उतना टेंशन, उतना स्ट्रेस, उतना परेशानी, उतना एंगेजमेंट्स, उतना आंसर क्वेश्चन, इंटरेक्शन, रिजल्ट, वो रिसर्च वाले जान खा जाए। आपका रिपोर्ट बताओ, क्या रिसर्च किया, कितने पेशेंट्स ठीक हुए, कितने नहीं हुए, कितना परसेंटेज, SDTP, पता नहीं, पूरी दुनिया की झंझट। और मेरे सदगुरु को देखूं, मस्ती से आना है, पेशेंट देखना है, हंसते हंसते पेशेंट देखना है, हंसते हंसते घर जाना है, और पूरी जान मेरी निकल जाए इसमें। फिर एक बार अकेले में बैठे थे, ओपीडी खत्म हो गई, तो मैंने बोला कि ये मैं क्यों इतना स्ट्रेसफुल होता जा रहा हूं। और आप देखते वो 1978 से ये प्रैक्टिस कर रही है टिल डेट, कल तक, लेकिन वो देखो एकदम मस्ती में। और मैं उल्लू, जब भी देखो उल्लू भी देख के डर जाए मेरे को। तो तब उन्होंने मेरे को बताया कि छोड़ना, ये विकार नाम अकुशल हो जाना, वो कभी किसी पेशेंट का कोई निदान ही नहीं करती। पेशेंट आता है, उनसे बातें करती है, उनकी नाड़ी देखती है, प्रकृति सेट कर देंगे ना, गुजराती में कहे, प्रकृति सेट कर दी सुनने मटी दे। अब लो, मैं IPG टेंडर का MD 87 का, और वो मेरे सामने यूं बोले कि हाँ वो प्रकृति सेट कर देंगे ना। मैं बोला यार, प्रकृति का तो 15 पन्ने का पेज फॉर्म होता है, उसकी साइन के लिए साहब के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, और ये तो इधर बैठ के बोलते प्रकृति कर देंगे ना। 3 साल बाद मुझे पता चल कि ये प्रकृति स्थापनम हितम चिकित्सा का पर्याय है, वो करती है। अब बताओ, उनको तो संहिता आती नहीं, उन्होंने कभी संहिता पढ़ी नहीं, उनको ये चिकित्सितम व्याधिरम पथ्यम साधनम औषधम
प्रायश्चितम परस्मरम प्रकृतिस्थापनम, वो उसमें से कुछ नहीं आता है, लेकिन करती वो वही है, बोलती भी वही है। श्वेत स्राव के पेशेंट में वो आमल की नींज चूर्ण शहद और शर्करा के शरबत के साथ सुबह। मैं बोला ये या तो शहद रखो या शर्करा रखो। शहद और शर्करा कितना मीठा हो जाएगा, कैसे लेंगे लोग? और मतलब क्या है? अगर मधुर रस ही देना है अनुपान में तो शर्करा दो या शहद दो। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि माँ ये दोनों क्यों यूज करते हैं, किसी एक को नहीं यूज कर सकते? तो बोली तपन देखो मुझे नहीं पता, मेरे गुरु जी ये लिखते थे तो मैं लिखती। देखो कितना सरल भाव है। और मैं मरा जा रहा था कि शर्करा और शहद, शर्करा और मधु। फिर भूल गया मैं, बोला सदगुरु ने लिखा है, सदगुरु के भी सदगुरु ने लिखा है, तो फिर हम कौन होते हैं बीच में पढ़ने वाले? 4-5 साल के बाद एक बार चिकित्सा 30 पढ़ रहा था सरक संहिता, उसी में आया कि शहद और शर्करा के साथ अमल की मींज को देना, अमल की धत्री बीज, बीजास्थी, ऐसा करके चिकित्सा 30 में है, और उसमें ये शर्करा और मधु दोनों को लिखा है। अब ये 2500 साल पुरानी बात है, आज तक वही चल रही है, और हम हैं कि पूछते हैं। ऐसी सब बातें बनी, तब जाके मैं पक गया। मैं बोला ये विकार नाम अकुशल, चिकित्सा नाम अकुशल, ये हो जाओ तो बड़ा सुकून है। अगर आपको सुकून की जिंदगी जीना हो तो डिजीज का डायग्नोसिस करना भूल जाओ, चिकित्सा करना भी भूल जाओ। अरे यार अभी पानी पिया, ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू, लव यू। तो कहने की बात यह है कि विकार नाम अकुशल हो जाना है। आप कहेंगे यार विकार नाम अकुशल होना तो फिर करना क्या है? क्लिनिक में कोई पेशेंट आया तो उसको क्या करना है? वो तो तुरंत फाइल रखेगा। हमारे यहां तो वैसे ही आते हैं वो फैट फाइल सिंड्रोम वाले पेशेंट, पूरी दुनिया की। हमको नहीं आता उतना तो उनको आता है। उनको कहाँ परीक्षाएं देनी होती है आयुर्वेद की, और वो गूगल महाराज को पढ़ पढ़ा के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर हमें ऐसी कोई चीज करनी है जो कोई नहीं करता। सब लोग करते क्या है? निदान करते हैं। सब लोग करते क्या है? चिकित्सा करते हैं। तो हमको क्या करना है? न निदान करना है न चिकित्सा करना। तो फिर करना क्या है भाई? जो संहिता बोलती है वो करो। संहिता क्या बोलती है? रोग को ठीक करना। चिकित्सा की व्याख्या में कहीं रोग का बात है? तंत्र का प्रयोजन क्या है बताइए? तब तक मैं चाय पीता। तंत्रस्यास्य प्रयोजनम धातु साम्य। अब धातु साम्य कोई रोग है? धातु साम्य कोई चिकित्सा है? वो तो है, उसको पाना है। धातु साम्य करो। धातु साम्य किसको बोलते हैं? विकारो धातु वैषम्यम। तो उसका उल्टा क्या हुआ? धातु साम्य। साम्यम प्रकृति रुच्यते। कितना सिंपल है। वो धातु वैषम्य हो गया है,
वो डोरी खींच के धातु साम्य करना है। हमें क्या करना है? डोरी खींचना है। डोरी किससे खींचना है? धातु साम्य के कंपोनेंट्स कौन कौन हैं? समदोष, समाग्नि, समधातु, मल क्रिया। ले दे के समदोष, समाग्नि, समधातु, मल क्रिया, 4 चीजें आपको करनी है। ये 4 चीज कर लो। समदोष कैसे करेंगे? 3 ही तो है, करते रहो ना। पहले हफ्ते वायु की ट्रीटमेंट दो, दूसरे हफ्ते आके बोले कि साहब कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे हफ्ते पित्त की ट्रीटमेंट दो। 2 हफ्ते को साहब क्या कर रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा क्योंकि चौथा कोई दोष ही नहीं है। 3 हफ्ते में समदोष हो जाएगा। पेशेंट खुद भी तैयारी के साथ आता है कि आयुर्वेदिक की दवाइयों में तो लंबा चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है, तो फिर अपन क्यों ना ट्रैक करें? पहले हफ्ते में वायु की ट्रीटमेंट करें, दूसरे हफ्ते में पित्त की ट्रीटमेंट करें, तीसरे हफ्ते में वायु की कफ की ट्रीटमेंट करें, चौथा तो है ही नहीं। 3 हफ्ते में तो समदोष हो ही जाएगा। धातुएं कितनी है वो भी ले दे के साथ है। करो ना गलती, 70 49, या तो 100 बार गलती करोगे फिर तो कहां जाओगे, सीख ही जाओगे। और आपके पास तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, करो ना गलती। मैं नहीं मानता 3 साल से ज्यादा आपको लगेंगे समदोष, समाग्नि, समधातु, मल क्रिया करने में। कभी कभी यूं होता है सिर्फ समदोष की ही जरूरत पड़ती, धातु वातु ठीक होते हैं, अग्नि वग्नि भी ठीक होता है, तो 3 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट ठीक होना मतलब जो आपके पास आया उसको मैं पेशेंट नहीं बोलता हूं। मेरे यहां मेरे सदगुरु दर्दी नारायण बोलते हैं। मैं जहां काम करता हूं वो हॉस्पिटल का नाम भी दर्दी नारायण सेवा मंदिर है। मंदिर है, वहां देव आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। हमारे जमाने का गीत है, सुना होगा, सुना है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। यही है हमारे यहां आए हुए को पेशेंट नहीं बोलना है। जो बोलते हैं उसके पास से नासी दुखी होके हमारे पास आता है, तो हमको उतना तो समझना चाहिए कि कम से कम ये शब्द तो हम न बोले। आप दुखी नहीं है, आप रोगी नहीं है, आपको कोई डिजीज नहीं है। आपको पता है उसको कितना सुकून मिलता है इतना बोलने से? मुझे तो कुछ नहीं लगा, वो थोड़ा वायु और पित्त है। हाँ हाँ सर, मैं भी वही कह रहा हूं कि कुछ वायु और पित्त, एसिडिटी और गैस का ही प्रॉब्लम है। लो, वो एसिडिटी और गैस को वायु और पित्त बोलता है। अपन तत्र वृक्ष लघु शीत को वायु बोलते हैं। ये पता नहीं कौन से को वायु पित्त कफ बोलती है। तो इसके वायु पित्त कफ उसके, मेरे वायु पित्त कफ मेरे, पेशेंट के वायु पित्त कफ पेशेंट के। उसको गैस एसिडिटी और बलगम में वायु पित्त कफ दिखते, और उसको वो इंटरप्रिटेट करता है। साहब भूख नहीं लगती, वो कभी नहीं कहता कि सर मेरे को हाइपरटेंशन है, वो कभी नहीं कहता मेरे को डायबिटीज है, वो कहता मेरे को भूख नहीं लगती,
मेरे को पखाना साफ नहीं आता, मेरे को नींद नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, इसी को तो धातु वैषम्य बोलते हैं। आप अभी बैठे हैं आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं से मैं किसी पैथोलॉजिस्ट को थोड़े पैसे दे के आपके नाम से 15 रिपोर्ट निकाल के दे दूं, MRI भी आपका निकाल के दे दूं, तो क्या आप डिजीज्ड हो जाएंगे? झूठ बात है। अपने पेशेंट को भी यही बोलना है। वो बेचारा पेशेंट होता ही नहीं, अपना तो नारायण होता है, रोजी रोटी, उसको हम क्यों डिजीज्ड बोले? इसलिए मैं बोलता हूं विकार नाम अकुशल हो जाओ। विकार नाम अकुशल हो जाओ। पेशेंट या तो आपके पास आने वाला आपका देव है, आपका नारायण है, उसका पूजन करना है। त्रिफलाद्य चूर्ण, वातहर औषध, पित्तहर औषध करके स्वाहा स्वाहा ये करना है। और ये करते हैं तो वो भी रिलैक्स्ड होता है, हम भी रिलैक्स्ड होता है, और ये रिलैक्सेशन करने के तगड़े पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करते हैं, और स्मार्ट वर्क करने का मतलब ही ये है कि रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ आपके पास होता है। जो हार्ड वर्क करने गए थे कार्तिकेय, आपको पता है अभी तक बीबी तब नसीब नहीं हुई। मुरुगन साउथ में है, इतने गुस्सा में लड़की का मुंह तक नहीं देखते। और ये हमारे गणपति बाप्पा को देखो, देख के ही दिल शांत हो जाए, हाय क्या कूल डूड है। और मुरुगन को देखो, डर लगे। तो हमको कूल डूड होना है ताकि रिद्धि और सिद्धि हमारे पास रहे, लाभ और शुभ हमारे पास रहे। अगर आपको प्रॉस्परस होना है, आपको प्रॉस्पर समृद्ध होना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क ये है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय। वो तो करना नहीं है। वो प्रसन्नात्मेंद्रिय को भी वो लोग साइकोलॉजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस रिलीज ऐसे ही सब बातें कर। अरे भाई, करना समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया है, वो हुआ कि नहीं वो चेक कैसे करोगे? प्रसन्नात्मेंद्रिय। पेशेंट बोले यार अच्छा है, आपकी ट्रीटमेंट लागू पड़ गई है, अच्छा लग रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, पेशाब ठीक होता है, भूख लगती है, पखाना साफ आता है, और आई एम फीलिंग बेटर। तो और क्या चाहिए? ये प्रसन्नात्मेंद्रिय मन जितना वो खुश होके आपको बताता है कि मुझे आपकी दवाई से अच्छा है, उतना आप समझो कि उसका समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया हो गया, उतना आप समझो कि उसका धातु साम्य हो गया। अगर पेशेंट का समदोष हो जाए, समाग्नि हो जाए, समधातु हो जाए, मलक क्रिया हो जाए, वो खुद प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्वस्थ। स्वस्थेति विधीयते। पेशेंट खुश, तुम खुश, सुश्रुत खुश, और क्या चाहिए आपको? वो मारवाड़ी का बच्चा बोला कि मेरे को दिखता नहीं है, मेरे को चश्मे निकाल के दो। तो वो पकड़ के टेरेस पर ले गया, देख ऊपर क्या है? चांद। वो उससे आगे का क्या देखना है तेरे को? यही मैं कहना चाहता हूं, धातु साम्य हो जाए, उससे आगे क्या करोगे तुम?
समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय हो गया, और क्या करोगे? और कर भी क्या सकते हो? कोई भी, मैं तो ठीक है, तुम तो ठीक हो, दुनिया में कोई भी आदमी उससे ज्यादा क्या कर सकता है? आप बोलोगे फिर वो व्याधि की संप्राप्ति का, वो दोष दुष्य सम्मूर्छना का, उसका भी तो विघटन करना। अरे नहीं, बार बार धातु साम्य करते रहो। समझे कि नहीं? किसी आदमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो तो वो फूलता फालता है, इंपॉर्टेंस न दो, उसकी ओर नेग्लिजेंसी रखो तो वो अपने आप बिखर जाता है। संहिता बोलती है, त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चापस्तेवनाथ विषमानानुबद्धन्ति स्वभाव परम सदा। वो अपने आप गिर जाता है, लूज हो जाता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। पर जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती वो अपने आप खो जाता है, बिखर जाता है। स्वभावो परम सदा, संहिता बोलती है। समझे कि नहीं? इतना सिंपल है, और सिंपल समझाऊं, मैं बार बार बोलता हूं, ये तो मेरा बड़ा प्यारा है। मुझे मिर्ची के पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। मिर्ची के पकोड़े खाए हैं ना? हाँ, लेकिन साले 2 बार तीखे लगते हैं। एक बार लगे तब तक तो ठीक है, दूसरी बार बहुत महंगा पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं, मेरे घर में मिर्ची लेते हैं, उसमें डिप करते हैं, फ्राई करते हैं, निकाल के ऊपर ऊपर की पपड़ी खा जाते हैं। वो उसमें हल्का हल्का तीखापन होता है, उसकी फ्लेवर आती है, बड़ा मजा आता है। फिर उसी मिर्ची को दोबारा डुबोते हैं, दोबारा तलते हैं, फिर ऊपर ऊपर से खा दे। 2-3 बार ऐसा करो ना तो फिर वो खीरा ककड़ी हो जाता है। फिर उसमें कोई तीखापन नहीं रहता, तो चौथी बार पूरा खा जाते हैं। इसी तरह से बार बार धातु साम्य करते रहो ना, तो धातु वैषम्य, जिसका वो बड़ा बड़ा नाम, ABCD, सब पीसीओडी, वो HDNT, HTN, DMT2, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो अपने आप खीरा ककड़ी हो जाते हैं। और हमको मिर्ची के पकोड़े खाने मिलते हैं। बोलो किसको पसंद करोगे, मिर्ची के पकोड़े खाने को या फिर डिजीज ठीक करने को? दिस इज वो बकवास चीज है, समझ लो। धातु साम्यम विकार नाम अकुशल। यार वो डिजीज तो तुम्हारा जो भी हो, तुमको ठीक करता हूं मैं। फाइल खोलने का ही नहीं, फाइल खोली तो दूसरी बार आपको परेशान करेगा, सर ये हीमोग्लोबिन बढ़ गया, कम हो गया, WBC बढ़ गया। अब बताओ WBC बढ़ गया, आप क्या करोगे? संहिता में से कहीं पर लिखा है गुरुची WBC वर्धना नाम? लिखा है कहीं? अब WBC तो ठीक है, हमको पता है वो व्हाइट ब्लड सेल है, लेकिन वही मैं बोला ये टाकायासु सिंड्रोम है। अब उसको क्या निकालोगे? उसका कौन सा अग्रय निकालोगे सूत्र 25 में से? है ही नहीं हमारे पास, उसका कोई थिंकिंग ही नहीं है। आपने हावरिनविच की सब्जी खाई है? जो इसने खाई वो हाथ ऊपर करे। हावरिनविच कोई तो होगा, किसी ने नहीं खाई। कैसे खाई होगी, है ही नहीं। उसी तरह से पीसीओडी हमारे लिए क्या है?
हावर इन विच, देखो अपना दोस्त है, हावर इन विच की सब्जी खाओ और मोया मोया ट्यूमर को ठीक करो, बात एक ही है। क्या बेकार का सोच रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। अंग्रेज हमको डांट दे जाते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपका डेड साइंस है, आपका वो है, आपका वो है, फला फला ढिमका ढिमका, कितना सुना जाते हैं और हम सुनते हैं उल्लू के पट्टे। नहीं सुनना है। अभी मैं उपेंद्र जी, कल आपसे बात की, उनसे बात कर रहा था। मेरे यहाँ मेरे एक डॉक्टर हैं दोस्त, वो बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स में आप क्या करेंगे? मैं बोला वही करेंगे जो अतत्वाभिनिवेश में आप करेंगे। वो बोला अतत्वाभिनिवेश क्या होता है? मैं बोला सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है? ये चाहिए। ठीक तो अतत्वाभिनिवेश भी नहीं होगा, ठीक तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ठीक तो सिर्फ पेशेंट होता है और आपका अपनी जेब ठीक होती है। बोलते हैं ना पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, पुरुषम पुरुषम वीक्ष नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, परसम परसम वीक्ष है। पर्स देख के ट्रीटमेंट करनी होती, समझे कि नहीं? हाँ, चतुष्पाद में भी द्रव्य है, विषक द्रव्य। पता द्रव्य का मतलब क्या है? औषध नहीं, बड़े आए औषध वाले द्रव्य। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। तो वहां औषध है क्या? 4 चतुष्पाद 2022 में है, विषद, पैसा, पेशेंट और उपस्थाता। पैसे का ही सब गुण लिखे हैं, बहुता, बहुत सारा पैसा होना चाहिए। संहिता बोलती, मैं नहीं बोलता यार, अपने खिस्से में से नहीं निकाला। योग्यता 1 नंबर का होना चाहिए, अनेक विध कल्पना, कैश लो, चेक दो, जीपे करो, पेटीएम करो, अनेक विध कल्पना। संपत्चेती, संपत्तिवान होना चाहिए। आज से द्रव्य का मतलब, दोबारा, द्रव्य का मतलब, जोर से, द्रव्य का मतलब, वाह मेरे यार, मेरे शेर। पैसा हो ना, सब कुछ होता है। संहिता को फॉलो करने वाले कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये पांशु राशि को, ये धूल है पैसा, तो हाथ का मैल। मैं बोला भाई पहले मैं मैल चाहता हूं, फिर उसमें से सुवर्ण की खरीदी मैं खुद करूंगा, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। और हम गुजराती लोग हैं, हमको पैसे के बिना नहीं चलता। दया, करुणा, माया, उसका अचार नहीं डलते। अचार के लिए तो आम चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो इस तरह से विकार नाम अकुशल होना है और पेशेंट को प्रसन्नात्मेंद्रिय करना है, वो होता है। बड़ी ताज्जुब की बात है। आयुर्वेद की कोई भी दवाई दो, कुछ भी आपको दिमाग में आए वो सोच के दो, तो धातु साम्य, वो लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि आप कुछ भी करोगे धातु साम्य मैं करके दे दूंगा। चरक बोलता है तंत्र शास्त्र प्रयोजनम मीन्स, मेरे तंत्र का, चरक संहिता का प्रयोजन है धातु साम्य। किसकी? चौपड़ी की, ये मीन्स बुक की संहिता का धातु साम्य करोगे। जो उसका उपयोग करता है उसका धातु साम्य होगा,
उसके पास जो आदमी आया है उसका धातु साम्य होगा, उसकी बीवी का, उसके बेटे का, उसके बेटे के बेटे के बेटे का, ये चौथा बैठा, उसका धातु साम्य होगा। उसने कहा ही नहीं कि मैं किसी डिजीज को ठीक करने वाला हूं। दिस इज नॉट एट ऑल अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, दिस इज नॉट एट ऑल अ ट्रीटीज ऑन फार्माकोडायनेमिक्स, दिस इज नॉट द टेक्स्ट बुक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज सिंपली अ लवर ऑफ यू। इसलिए तो कहता है हृदय तिष्ठति संहिता, इसको हृदय से लगाओ, दिल में उतारो। तब जाके कुछ काम बनेगा। बाकी चिकित्सा ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। धातु साम्य को पकड़ो, वैषम्य को भूलो, निदान, बड़े बड़े निदान करना छोड़ो, बड़ी बड़ी चिकित्साएं सोचना छोड़ो। हल्का फुल्का, वात है, पित्त है, कफ है, बहुत शौक होता हो तो बोलो उदावर्त है या अग्निमांद्य है। कोई भी सो कॉल्ड डिजीज जिसको हम बोलते हैं, उसमें या तो उदावर्त होता है या अग्निमांद्य होता है। उदावर्त है तो अनुलोमन करना है, अग्निमांद्य है तो दीपन पाचन करना है, उदावर्त है तो संतर्पण करना है, अग्निमांद्य है तो अपतर्पण करना है, उदावर्त है तो ब्रह्मण करना है, अग्निमांद्य है तो लंघन करना है। इतनी सिंपल चीजें हैं। और वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणे नितरस्य च रामाशयानुपूर्व्या। अरे भाई क्या, क्यों इतनी परेशानी? वो उस जमाने की टेक्निक थी, वो प्रेजेंटेशन का वे। आजकल कैसे प्रेजेंट करते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीपी। उस जमाने में ये था, जो चीजें जितनी ट्विस्ट हो सके उतनी ट्विस्ट करके लिखो तो आप एक्सपर्ट माने जाओगे। बाकी चीजें बड़ी सिंपल है। वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अग्नि, ओज, सत्व। और कितना ठीक करोगे? इतनी 13 अग्नि ठीक कर दी, 5 भूत ठीक कर दिए, 3 दोष ठीक कर दिए, 7 धातु ठीक कर दी। और क्या कितना ठीक करोगे? और अगर डिजीज ठीक ही है तो वो ये सब तो धरे के धरे पड़े रहेंगे। ब्लड शुगर कंट्रोल में लाए, लेकिन पेशेंट बोलेगा साहब मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरी टट्टी साफ नहीं हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही, तो वो तो वहीं का वहीं रहा, दोष धातु मल। शुगर कंट्रोल करके क्या करोगे? जो करना है वो ये है, क्षुधा, निद्रा, मुप्र, मप्र। ये लिखते हैं ना आप सब लोग, क्षुधा, निद्रा, मुप्र, मप्र, सम्यक, BAMS नॉर्मल, बाउल, एपेटाइट, मैच्योरेशन, स्लीप। वो नॉर्मल लिखते तो वही है, वही करना है। क्षुधा मीन्स अग्नि, निद्रा मीन्स सत्व, मूत्र मीन्स धातु, पुरुष मीन्स मल। वही तो हम करते हैं, इसलिए लिखते हैं। आज से ऐसे ही लिख के मत आ जाना, रेस्ट नॉर्मल ऐसा लिखना, लेकिन BAMS का ठीक ठीक लिखना। अगर पेशेंट बोले हाँ भूख ठीक लगती है, इसका मतलब जठराग्नि ठीक है, तो समाग्नि हो गया। निद्रा ठीक है मीन्स सत्व को ठीक है। मेंटल स्टेटस ठीक है। पेशाब ठीक से आ रहा है मीन्स क्लेद का वहन ठीक हो रहा है, मूत्र से क्लेद वाहनम। और क्लेद क्या करता है? पूरे शरीर को क्लीन करता है। मीन्स क्लीन करने के लिए हर एक सेल तक पहुंचना पड़ता है, हर एक सेल तक पहुंच के उसको क्लीन करता है, और उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। इसका मतलब कि धातु सब ठीक है, धात्वाग्नि ठीक है, समधातु है,
मल प्रवृत्ति, पॉटी ठीक से होती है, इसका मतलब वापसी सब ठीक है, सब धात्वाग्नि व्यापार हो गया, जो कचरे थे वो सब वापस आ गए और पुरुष वसोत से आउट हो रहे। तो समधातु मलक क्रिया, चार चीजें पकड़ के रखी हैं, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उधर अंग्रेजों के यहां बहुत सारी चीजें देखते हैं वो लोग, और वो तो अभी कहां वो भी देखते हैं, वो जो देखते हैं वो तो पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट देखते हैं। भाई साहब कहां कोई निदान करते हैं? सीबीसी, एक्सरे, यूरिन रूटीन माइट्रो, हिमेटोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल और एमआरआई करके आओ तो फिर मैं निदान करूं। ओए होए होए होए, उसमें कौन सा निदान किया आपने? हमारे गुजराती में एक कहावत है, 4 जना जाले तार तो लूली वाशिदू वाले। मीन्स जो महिला अपाहिज होती है वो 4 लोग पकड़ते हैं तभी तो वो जाके वो बुहारी लगाती है, आंगन साफ करती है। उसी तरह से पैथोलॉजिस्ट सपोर्ट करे, रेडियोलॉजिस्ट सपोर्ट करे, सीरोलॉजिस्ट सपोर्ट करे, तब जाके तो भाई साहब निदान करते हैं, हाँ आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। तो क्या उसमें को वो 4 लोगों ने पकड़ा तब जाके तो वो निदान किया। इधर सिर्फ एक हाथ पकड़ने से बोल देते हैं वायु और पित्त है। आप नाड़ी पर हाथ रख के बोलते हो वायु है, और वो बोलता है हाँ साहब, उन्होंने 1500 रुपया खर्च करके वही बोला था कि आपको गैस है और कुछ नहीं है, और आपने तो उंगली रख के बोल दिया। इतना भरोसा पात्र, इतना सॉलिड, इतना सही, इतना पेशेंट फ्रेंडली। जब आप वायु है उंगली लगा के बोलते हैं तो पेशेंट को भी लगता है कि हाँ मुझे वायु है, संहिता को भी लगता है हाँ मुझे वायु, उसको वायु है। तो संहिता, पेशेंट और वैद्य तीनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं कि वायु है। हालांकि संहिता का वायु संहिता का वायु होता है, पेशेंट का वायु पेशेंट का वायु होता है, और आपका वायु आपका वायु होता है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना तो तुंडे तुंडे दोष भिन्ना, ये भी उतना ही सही है। लेकिन फिर भी तीनों लोग एक बात पर मान जाते हैं, तो सर्किट कंप्लीट होके वैद्य संहिता से जुड़ जाता है, लॉक हो जाता है। और संहिता से जुड़ने, एक बार जुड़ गए फिर किसी की हिम्मत है आपको असफल होने दे? अभी तक किसी की नहीं हुई असफलता। संहिता से जुड़े हम यार, एक सुदामा छोटी सी पोटली वाले और ये कृष्ण कन्हैया, अपन एक मुट्ठी संभल के एक मुट्ठी चावल देंगे, वो भी एक मुट्ठी देगा, लेकिन उसकी मुट्ठी अपने को इधर से उधर कर देगी। एक मुट्ठी चावल का सवाल है, ये संहिता के लिए उतना भी नहीं कर सकते अपन। इतने गए गुजरे हैं क्या? नहीं यार, आप में से किसी का चेहरा मेरे को ऐसा तो नहीं लगता। आप सब लोग बहुत सॉलिड हो, अमृतस्य वै पुत्राः, आप सब लोग अमृत के पुत्र हो। वो आपका अंदर का अमृतत्व, हाय हाय बहुत हैवी हो गया। अपने आप को खोलो, संहिता के साथ जुड़ जाओ, अपने आप को खोल के। जन्नत दिखाती है, जब भी आती है जन्नत दिखाती है। इसलिए भाई क्या टाइम हुआ? 12 बज गए। आप लोग भी कमाल है, हाँ ना ही नहीं बोलते। मेरे कहने का मतलब है कि विकार नाम अकुशल हो जाओ और उसी को अपना ताकत बनाओ।
ये एक बिल्कुल नया ट्रेंड है। ये न एलोपैथी में है न आयुर्वेद में है। ये पहली बार मैं आप सब लोगों के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू एन ऑगस्ट ऑडियंस, a neo-antic diagnostic tool, so-called diagnostic tool, धातु साम्य। विकार नाम अकुशलो न जिह्रियात कथंचन, नहीं सर्वे विकाराणाम नाम तो स्थि ध्रुवा स्थिति। ये सुई झटक के संहिता ने बताया है। आप सब लोगों को आज से धातु साम्य पर कंसंट्रेट करना है, विकार पर नहीं। भले ही पूरी दुनिया विकार पर जान छिड़कती हो, हम आज से धातु साम्य पर कंसंट्रेट करेंगे। आज से हम संहिता पर कंसंट्रेट करेंगे। आज से हम स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। आज से हम गणपति बनेंगे। आज के बाद रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ हमारे, मेरे और आपके होंगे। ये सब प्रतिज्ञाएं दृढ़ता से इस संहिता की साक्षी में आप सब लोग अगर सहमत हो तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हाथ उठा के इस बात को सही फरमाएं। मैं तो दोनों हाथ ऊपर करूंगा। मेरे को तो यही सही लगता है और यही एकमात्र सत्य है, सनातन सत्य है। आप सब लोगों ने मेरी इस बात को थैंक यू सुना और मुझे समझने की कोशिश की, मेरी सहेली को समझने की कोशिश की। पहली बार शायद कोई डायस पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया होगा। वो आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र विलास नानल वो भ्रमलीन हो गए, उनकी स्मृति को आज आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। ये वही मेरे मित्र है जिन्होंने सबसे पहली बार मुझे गुजरात के बाहर एक्सपोजर दिया था। सो देयर शुड बी चीयर्स फॉर दिस वंडरफुल पर्सनालिटी, बृहत्तई रत्न वैद्य विलास नानल, उनके बेटे और उनकी बहू बेटे की। वो सब लोग बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार और बहुत ही अजीज, मेरे दिल के करीब हैं। उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं। आप सब लोगों को एक एक्सरसाइज के लिए बोलता हूं। आप सब अपना एक हाथ ऊपर करिए, पीछे ले जाइए। ये सब करिए। आप भी शाबाशी के पात्र है, इसलिए आप सबको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरी संहिता की ओर से आप सबको प्यार भरी चुम्मी। जय हो।